दोस्तों, इस वीडियो में आप देखेंगे एक फैंटेसी थ्रिलर मूवी की कहानी। रहस्य, रोमांच और दिल को खुश कर देने वाली इस फिल्म की कहानी काफी मजेदार है, जो आपको सिखाएगी कि मुश्किल वक्त में भी कभी आपको घबराना नहीं चाहिए। तो चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में कई सालों पहले राजा जॉर्ज को दिखाया जाता है, जो 10 साल पहले मर चुकी अपनी पत्नी का अब भी शोक मनाता था और उसकी याद में हर सुबह दहाड़े मारकर रोता था। उसकी विलाप की आवाज महल के बाहर तक सुनाई देती थी, जिसे सुनकर लोग अपने कान बंद कर लिया करते थे। राजा की 12 बेटियां होती हैं। जवान होने की वजह से राजा उन सबको एक अलग महल में रखता है, क्योंकि राजकुमारियां आजाद ख्यालों की होती हैं और अपने पिता की तरह शोक में रहने की बजाय वो अपनी जिंदगी मौज मस्ती में गुजारना चाहती हैं। इसलिए राजा ने उनके महल से बाहर जाने पर पाबंदी लगा रखी थी। इसके अलावा राजा रोज अपने सलाहकार फ्रेड को राजकुमारियों के महल की जांच करने भेजता है कि कहीं कोई राजकुमारी महल से बाहर किसी से मिलने तो नहीं जाती, या कोई बाहरी तो इन राजकुमारियों से मिलने नहीं आता। ऐसे ही एक दिन सुबह राजा का सलाहकार फ्रेड राजकुमारियों के महल में जाकर उन्हें जगाता है। फिर वो उनके कमरों की जाँच करने लगता है। राजकुमारियाँ फ्रेड की रोज रोज की जाँच से चिड़ी हुई होती है, इसलिए वो उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है कि तुम सलाहकार हो या मुर्गा जो हमें हर सुबह जगाने के लिए आ जाते हो। इस दौरान कमरे की जांच कर रहे फ्रेड को राजकुमारियों की जूती के तलों में छेद दिखता है, तो वो सभी राजकुमारियों से कहता है कि राजकुमारी अमांडा के अलावा तुम सबकी जूती के तलवे फटे हुए क्यों हैं? मोची हर रोज तुम लोगों के जूते में नए तलवे लगाता है, आखिर तुम लोग रोज रात में कहाँ जाती हो? राजकुमारियाँ कहती है कहीं नहीं। सुबह होने की वजह से अगले सीन में राजा को शोक में जोर जोर से विलाप करते हुए दिखाया जाता है। उसके विलाप की तेज आवाज सुनकर राजकुमारियाँ आपस में बातें करते हुए कहती है कि ऐसा लगता है हमारे पिता मरते दम तक हमारी माँ का शोक मनाना बंद नहीं करेंगे। राजा के विलाप की आवाज उनके महल से बाहर माइकल नाम के एक व्यक्ति के कानों में भी जाती है। माइकल एक गरीब लेकिन मनमौजी इंसान होता है, जो एक जगह से दूसरी जगह घूम घूम कर कठपुतली का खेल दिखाया करता था और उससे जो थोड़े बहुत सिक्के मिलते हैं उसी से उसका गुजारा चलता है। अगले सीन में फ्रेड को दिखाया जाता है, जो राजा के पास जाकर उन्हें अपने निरीक्षण की जानकारी देते हुए कहता है कि महाराज, राजकुमारियों का राज अब तक नहीं पता चल पा रहा है कि वो रोज सुबह देर में क्यों उठती हैं और उनकी जूती के तलों में छेद क्यों होता है, जबकि मोची हर रोज उनके जूतों में नए तलवे लगाता है। राजा कहता है क्या वो सब रात में महल से बाहर किसी से मिलने जाती है? तो फ्रेड कहता है नहीं महाराज, उनके महल के बाहर तो ताला लगा हुआ है और बाहर कड़ा पहरा भी है। तो राजा कहता है फिर क्या कोई महल के अंदर आता है? फ्रेड कहता है महाराज, मैंने बहुत जांच की पर अब तक इस बात का कोई भी सबूत नहीं मिला और राजकुमारियाँ खुद से कुछ नहीं बताती। राजा कहता है मैं बूढ़ा हो रहा हूँ और मेरा कोई उत्तराधिकारी भी नहीं है। अगर इन सबके लिए कोई योग्य राजकुमार वर मिल जाए तो मैं उसे ही अपना उत्तराधिकारी बना दूंगा। फ्रेड कहता है महाराज, आपके शर्त के अनुसार जो भी राजकुमारियों का राज सुलझाएगा उससे आप अपनी किसी भी बेटी की शादी करा के उसे अपना उत्तराधिकारी बना देंगे। अब तक कई राजकुमार आए भी पर वो लोग ये राज सुलझाने में नाकाम रहे और शर्त के मुताबिक एक हफ्ते में राज न सुलझा पाने की वजह से उन्हें फांसी दे दी गई। इसलिए डर के मारे अब कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता। इस पर राजा कहता है कि ऐसे तो मैं बिना उत्तराधिकारी के ही मर जाऊंगा, फिर मेरी बेटियों और मेरे राज्य का क्या होगा? चालाक फ्रेड राजा का उत्तराधिकारी बनना चाहता है और उसकी नजर राजा की एक बेटी अमांडा पर होती है। फ्रेड का प्लान होता है कि अगर वो खुद किसी तरह ये राज सुलझा दे तो शर्त के मुताबिक राजा अमांडा की उससे शादी भी कर देंगे और उसको राजगद्दी भी सौंप देंगे। इसलिए वो राजा से कहता है महाराज, मैं जल्दी ही राजकुमारियों के राज का पता लगा लूंगा। अगले सीन में माइकल को दिखाया जाता है, जो अपनी कठपुतली के साथ उसकी आवाज में बातें करते हुए बाजार की ओर जाने वाले रास्ते पर आगे बढ़ रहा होता है। तभी सामने उसे एक काली बिल्ली दिखती है, तो वो अपनी कठपुतली से बड़बड़ाते हुए कहता है कि ये तो काफी शुभ संकेत है। फिर जैसे ही उसकी निगाह वापस बिल्ली वाली जगह पर जाती है तो वहाँ बिल्ली की बजाय एक बूढ़ी औरत दिखती है, जो अपनी लकड़ी का गट्ठर उठाने की कोशिश कर रही होती है। ये देखकर माइकल हैरान होते हुए बूढ़ी औरत से कहता है अभी तो यहाँ एक बिल्ली थी, वो कहाँ गई और अचानक से आप उसकी जगह पर कैसे आ गई? बुढ़िया कहती है बातोनी कठपुतली का खेल दिखाने वाले, क्या मेरी लकड़ी का गट्ठर बाजार तक पहुँचाने में तुम मेरी मदद करोगे? माइकल कहता है हाँ क्यों नहीं। दूसरी ओर महल में राजा को दिखाया जाता है, जो अपने 12 बेटियों से पूछता है कि तुम लोगों की हवेली पे मैंने बाहर से ताला लगवा रखा है और सैनिकों का कड़ा पहरा भी है, फिर आखिर हर रात के बाद तुम लोगों की जूती में छेद कैसे हो जाता है और तुम लोग सुबह इतनी देर में क्यों उठती हो? क्या कोई गुप्त रास्ता है जिससे तुम सब महल के बाहर जाती हो? राजकुमारियाँ कहती है नहीं, शायद चूहे हमारी जूतियाँ काट देते हो। राजा कहता है मुझे मूर्ख बनाने की कोशिश मत करो, ये संभव नहीं है कि हर रात के बाद तुम में से एक को छोड़ के चूहे सबके जूते काट दें और जूतों के सिर्फ तलवे में छेद होता है। इसका मतलब रात में तुम लोग कहीं जाती हो या कुछ करती हो। इस पर राजकुमारी अपने पिता से कहती है कि आप इतने सालों से माँ की मौत का शोक मना रहे हैं, उसी शोक की वजह से आपने हम लोगों की भी आजादी छीन ली है और हमें एक हवेली के अंदर रहने के लिए मजबूर कर दिया है, ताकि न तो हम खुशियाँ मना पाए और न ही अपनी जिंदगी खुलकर जी पाए। पर इस पर भी आपको चैन नहीं है और अब आप हमारी जासूसी करते हैं, आखिर कब तक ऐसे चलेगा? राजा कहता है मुझे क्या करना चाहिए ये तुम लोगों से जानने की जरूरत नहीं है। अगले सीन में फ्रेड को दिखाया जाता है, जो राजकुमारियों के कमरे में इस बात का सबूत तलाश रहा होता है कि राजकुमारियाँ बाहर जाती हैं या फिर कोई छिपकर हवेली में इन सबसे मिलने आता है। इस जांच के दौरान उसे राजा की बेटी अमांडा का दुपट्टा मिलता है। फ्रेड अमांडा पर आसक्त होता है, इसलिए उसका दुपट्टा अपने सिर पर रखकर और उसकी लिपस्टिक लगाकर वो उसका
फील लेने लगता है। वहीं से थोड़ी दूरी पर माइकल बूढ़ी औरत की मदद करते हुए उसकी लकड़ी का गट्ठर लेकर बाजार की तरफ आ रहा होता है। बुढ़िया उसे सामने राजकुमारियों के महल की खिड़की से पर्दा पकड़कर लटके हुए फ्रेड को दिखाती है। दरअसल जांच करते हुए फ्रेड को एक लंबा काला पर्दा दिखा था, तो उसे लगा शायद राजकुमारियां यही पकड़कर रात में खिड़की से नीचे उतरती हूँ। इसी गलतफहमी में वो पर्दा पकड़ के लटक तो गया, और पर्दा नीचे तक ना पहुँच पाने की वजह से वो बीच में ही फंस गया था। नीचे पुआल का ढेर इकट्ठा होता है, इसलिए वो पर्दा छोड़ के नीचे कूद जाता है, पर पुआल के ढेर में एक नुकीला फावड़ा रखा होता है जो उसके पिछवाड़े में घुस जाता है, जिससे उसकी चीख निकल जाती है और बड़े ही मुश्किल से वो फावड़ा अपने पीछे से बाहर निकालता है। इधर माइकल बुढ़िया को अपनी पीठ पर लादकर और उसका गट्ठर साथ लेकर बाजार तक आ जाता है। बुढ़िया कहती है, तुमने मेरी मदद बिना किसी स्वार्थ के की है, किसी न किसी दिन तुमको इसका फायदा जरूर मिलेगा। तो माइकल कहता है, मैं बीते हुए कल या आने वाले कल के बारे में ज्यादा नहीं सोचता, आज मैं जीता हूँ और मस्त रहता हूँ। मेरा न कोई घर है न ठिकाना, मैं आजाद पंछी हूँ। हैरानी की बात ये होती है जब माइकल सामने देखता है तो उसे फिर से बुढ़िया की जगह वही काली बिल्ली दिखती है, जिससे माइकल सोच में पड़ जाता है। अगले सीन में राजकुमारियों को दिखाया जाता है जो मोची से अपनी जूतियों में फिर से नए तलवे लगवा रही होती हैं। तभी फ्रेड लगड़ाते हुए वहाँ आता है। राजकुमारियां उससे उसके लगड़ाने की वजह पूछती हैं, तो वो फावड़ा घुसने की बात छिपा लेता है। इसी बीच राजा भी वहाँ आ जाते हैं और फ्रेड से कहते हैं कि कोई ऐसा बहादुर आदमी या राजकुमार यहाँ लाओ जो राजकुमारियों के महल के अंदर रहकर इस राज का पता लगाए कि ये लोग रात में क्या करती हैं। ये सुनकर राजकुमारी अमांडा और बाकी राजकुमारियां अपने पिता से कहती हैं, और कितनी जाने लेंगे आप, कौन इस काम के लिए तैयार होगा, क्योंकि आपके शर्त के अनुसार यहाँ रुककर अगर कोई 7 दिन में हमारा राज नहीं जान पाता है तो आप उसे फांसी दे देते हैं। तो राजा कहता है कि ये आखिरी बार है, अगर इस बार भी इससे काम नहीं बना तो मैं कोई दूसरा रास्ता खोजूंगा। इसके बाद राजा फ्रेड से इस काम के लिए जल्दी से जल्दी कोई आदमी ढूंढने को कहता है। अगले सीन में माइकल को दिखाया जाता है जो बच्चों को कठपुतली का खेल दिखा रहा होता है। बच्चे कठपुतली का खेल देखकर काफी खुश होते हैं। फिर खेल खत्म होने के बाद माइकल बच्चों से कहता है, अगर तुम लोगों को मेरा खेल पसंद आया हो तो मुझे कुछ सिक्के जरूर दें। लेकिन बच्चे उसे एक पैसा नहीं देते और वहाँ से भाग जाते हैं। वहीं पर एक दूसरा आदमी उसे लकड़ी का एक बेकार सिक्का देता है। इस पर भी बेचारा माइकल संतोष कर लेता है और दुखी नहीं होता। किले के ऊपर खड़ा फ्रेड ये सब देख रहा होता है और फिर थोड़ी देर के बाद वो किले की दीवार के पास बैठे हुए माइकल के पास आता है। वो माइकल की कटोरे में सोने का एक सिक्का डालते हुए कहता है कि ये तो बस नजराना है, तुम राजा भी बन सकते हो और एक राजकुमारी से तुम्हारी शादी भी हो जाएगी। माइकल पूछता है, और इसके लिए मुझे क्या करना होगा? तो फ्रेड कहता है, तुम्हें राजकुमारियों के महल में रहकर इस राज का पता करना होगा कि वो लोग रात में क्या करती हैं और हर सुबह उनकी जूती में छेद क्यों हो जाता है। इस पर माइकल कहता है, और अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया तो मुझे फांसी दे दी जाएगी। मैंने सुना है इस बारे में, अब तक कई राजकुमार और योद्धा इस चक्कर में फांसी के फंदे पर लटक चुके हैं, इसलिए मैं ये काम नहीं करूँगा, क्योंकि जान है तो जहान है। तो फ्रेड उसे रिझाने की कोशिश करने लगता है, पर माइकल इस काम के लिए तैयार नहीं हो रहा होता है। इसी बीच माइकल की नजर महल की खिड़की से बाहर देख रही राजकुमारी अमांडा पर पड़ती है। अमांडा भी उसे काफी गौर से देखती है। माइकल को अमांडा पसंद आ जाने की वजह से वो फ्रेड की बात मान लेता है। इसी बीच फ्रेड कहते ही वो बुढ़िया वहाँ प्रकट होती है। माइकल उनसे कहता है, तो आप ही हो वो जादुई बिल्ली? बुढ़िया कहती है, हाँ, तुम नेक दिल हो, इसलिए तुम जो काम करने जा रहे हो उसमें मैं तुम्हारी मदद करूंगी। माइकल कहता है, वो कैसे? तो बुढ़िया उसे एक जादुई कोट देते हुए कहती है, जैसे ही इसे पहनकर तुम इसकी टोपी अपने सिर पर चढ़ाओगे तुम गायब हो जाओगे, फिर तुम गायब होकर राजकुमारियों पर नजर रख सकते हो। माइकल कहता है, ये तो कमाल का है। बुढ़िया कहती है, पर एक बात का ध्यान रखना, शाम को राजकुमारियां तुम्हें जो लाल शराब देंगी तुम उसको पीने का और फिर नींद आ जाने का दिखावा करना, पर कभी उसे पीना मत। माइकल पूछता है, ऐसा क्यों? तो बुढ़िया कहती है, मैंने जो कहा है तुम बस वो ध्यान में रखना, बाकी सब तुम्हें खुद पता चल जाएगा। ये सब कहकर बुढ़िया बिल्ली बनकर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद फ्रेड माइकल को राजा के महल के अंदर ले जाता है। वहाँ वो राजा को माइकल के बारे में बताता है। राजा उससे कहते हैं, तुम्हें कोई राजकुमार या योद्धा नहीं मिला क्या जो तुम एक कठपुतली का खेल दिखाने वाला ले आए हो? फ्रेड कहता है, महाराज आप तो जानते हैं ना, इस काम के लिए अब कोई जल्दी तैयार नहीं होता, क्योंकि अब तक जितने भी लोग आए हैं सब फांसी पर लटक चुके हैं, और वैसे भी एक कठपुतली वाला ईमानदार है। इसी बीच राजकुमारियां भी वहाँ आ जाती हैं, जिसमें राजकुमारी अमांडा भी होती है। अमांडा और माइकल दोनों एक दूसरे को देखते हैं। राजा माइकल को देखकर काफी दुविधा में होता है और उससे कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ये काम तुम्हारे वश का है। तो माइकल उसे अपने हाथ की कठपुतली नचाकर दिखाता है और उसकी आवाज निकालते हुए कुछ मजाकिया ज्ञान की बातें कहता है, जिसे देखकर सभी राजकुमारियां और फ्रेड को काफी मजा आता है। राजकुमारियां कहती हैं, ये एक होनहार कठपुतली वाला लगता है, पर ये भी बेमौत मारा जाएगा। तो माइकल सबसे कहता है, जैसे मैंने कठपुतली से आप लोगों को खुश किया, वैसे ही राजा बनने के बाद मैं प्रजा को खुश करूंगा। आखिरकार राजा उसे राजकुमारियों के महल में रहकर उनका राज पता करने की इजाजत दे देते हैं। तो इसके बाद माइकल को राजकुमारियों के महल में रहने के लिए कमरा दे दिया जाता है। राजकुमारियां उसके कमरे के दरवाजे के छेद से झांकते हुए एक दूसरे से कहती हैं कि ये भी बाकियों की तरह कभी कुछ नहीं जान पाएगा। अब इनमें से एक राजकुमारी लाल शराब में नींद की दवा मिलाती है और राजकुमारी अमांडा शराब का वो गिलास लेकर माइकल के कमरे में जाती है। फिर वो माइकल को शराब का गिलास देकर कहती है कि ये दुनिया की सबसे बेहतरीन शराब है। शराब देखकर माइकल को बुढ़िया की बात याद आ जाती है, इसलिए वो उसे नहीं पीता, लेकिन अमांडा उसके सामने खड़ी होकर उसके पीने का इंतजार कर रही होती है। तभी अमांडा की एक बहन कमरे के अंदर अमांडा से कहती है, इतनी देर क्यों लग रही है, जिससे अमांडा उसकी ओर देखकर उसे जाने के लिए कहती है। इस दौरान मौका देकर माइकल चुपके से गिलास की शराब एक सुराही में डाल देता है और खाली गिलास अपने मुंह में लगा लेता है। अब जब अमांडा का ध्यान उस पर जाता है तो उसे लगता है माइकल ने शराब पी
ली है। देखते ही देखते माइकल सोने का नाटक भी करने लगता है। ये देखकर अमांडा कमरे से बाहर चली जाती है क्योंकि उसे लगता है कि शराब में मिली नींद की दवा ने अपना काम कर दिया है। उसके कमरे से बाहर जाते ही माइकल उठ खड़ा होता है और बुढ़िया का दिया हुआ जादुई कोट पहन लेता है। फिर जैसे ही वो उस कोट की टोपी लगाता है वो गायब हो जाता है। गायब होकर जब वो राजकुमारियों के कमरे में जाता है तो देखता है कि वहाँ रोशनी से भरा हुआ एक गुप्त द्वार खुला हुआ है। माइकल उस गुप्त द्वार के अंदर प्रवेश करता है तो बर्फ सी सफेद एक दूसरी दुनिया में पहुँच जाता है जहाँ उसे थोड़ी दूरी पर राजकुमारियाँ कहीं जाती हुई दिखती हैं। इस दौरान जब माइकल उनके पीछे जाने लगता है तभी एक पेड़ की टहनी में फंसकर उसका कोट निकल जाता है। तो माइकल अपना कोट उस टहनी से निकालता है और ऐसा करते वक्त पेड़ की वो टहनी टूट जाती है जिससे वहाँ सब कुछ हिलने लगता है। ये देखकर माइकल वो टहनी अपनी जेब में रख लेता है। अब तक वहाँ से आगे बढ़ चुकी राजकुमारियाँ एक दूसरे से कहती हैं, जल्दी चलो, हमारे राजकुमार हमारा इंतजार कर रहे होंगे। अगली सुबह जब माइकल की आँख खुलती है तो वो महल में अपने बिस्तर पर होता है। तभी फ्रेड वहाँ आकर उसके ऊपर छड़ी रखकर उससे पूछता है कि क्या तुम्हें कुछ पता चला? माइकल कहता है नहीं। तो फ्रेड वहाँ से चला जाता है। रोज की तरह उस सुबह भी राजा जोर से विलाप करता है और सभी अपना कान बंद कर लेते हैं। वहीं महल के अंदर अमांडा बाकी राजकुमारियों से कहती है कि आखिर माइकल ने अपनी जान का जोखिम किसकी खातिर लिया? वो फ्रेड को मना भी तो कर सकता था। तो उसकी बहनें कहती हैं कि शायद वो हम में से किसी पर मोहित हो गया हो। थोड़ी देर बाद अमांडा महल के गेट के पास जाती है तो वहाँ जल्लाद फांसी का फंदा तैयार कर रहा होता है। वहीं पर खड़ा माइकल उससे कहता है कि क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? तो जल्लाद उससे कहता है कि अरे बेवकूफ, ये फांसी का फंदा तुम्हारे लिए ही तैयार हो रहा है। अगर 6 दिन में तुम राज का पता नहीं लगा पाए तो बाकियों की तरह तुम भी इस पर लटक जाओगे। पर माइकल उसकी बात से बिल्कुल नहीं घबराता और कहता है मौत तो किसी न किसी दिन होनी ही है, तो क्यों न जब तक हम जिंदा हैं हर पल को मजे से जिएं और लोगों को खुशियाँ दें। अमांडा उसकी बातें सुनकर काफी प्रभावित होती है और उससे पूछती है क्या तुम्हें मरने से फर्क नहीं पड़ता? तो माइकल कहता है मरने के बाद क्या फर्क पड़ना है, तब का तब देखेंगे। जल्लाद के पास खड़ा फ्रेड अमांडा को माइकल से बातें करते हुए देख रहा होता है। माइकल का अमांडा से बातें करना उसे अच्छा तो नहीं लगता पर वो जानता है कि ये बस 6 और दिन का मेहमान है, इसलिए वो कुछ नहीं कहता। किले के अंदर ही अमांडा की बाकी बहनें डांस कर रही होती हैं तो माइकल अमांडा से भी डांस करने को कहता है पर अमांडा झिझकते हुए कहती है कि मैंने कभी ज्यादा डांस नहीं किया है और मैं कर भी नहीं पाती। लेकिन माइकल उसे जोर देकर नचाने की कोशिश करता है। इस दौरान उसकी सभी बहनें माइकल को भी खूब नचाती हैं। थोड़ी देर बाद जब माइकल पर्दे का झूला बनाकर लेटा हुआ होता है तो राजा उससे पूछते हैं कि क्या तुमने राज का पता लगा लिया है? माइकल कहता है नहीं। तो राजा कहते हैं तुम इतने बेफिक्र हो, तुम्हें डर या चिंता नहीं होती कि अगर 6 दिन बाद तुम राज नहीं जान सके तो फांसी पर चढ़ा दिए जाओगे? माइकल कहता है महाराज, ऊपर उड़ रहे परिंदों को देखिए, वो खुले आसमान में जी खोल कर उड़ते हैं, ये सोचे बिना कि कल क्या होगा। ऐसे ही आपकी बेटियां भी हैं, बस आपको उन्हें समझने की जरूरत है। दूसरी तरफ अमांडा अकेली बैठी कुछ सोच रही होती है। उसको ऐसे बैठे देखकर उसकी बहनें आपस में बातें करती हैं कि शायद इसे माइकल से प्यार हो गया है। अगले सीन में फ्रेड और राजा को दिखाया जाता है जहाँ राजा फ्रेड से कहता है कि माइकल अच्छा राजा बन सकता है क्योंकि उसका स्वभाव मुझे अच्छा लगा। ये सुनकर फ्रेड चिढ़ जाता है। अगले दिन शाम को फिर से अमांडा नींद की दवा मिली हुई शराब का गिलास माइकल को देती है पर माइकल फिर से उसे चुपके से गिरा देता है और सोने का नाटक करने लगता है। जबकि अमांडा की बहनें माइकल के कमरे के बाहर अमांडा के बाहर निकलने का इंतजार कर रही होती हैं। थोड़ी देर बाद अमांडा भी अपनी बहनों के साथ आकर बाहर खड़ी हो जाती है। फिर ये सभी एक दूसरे का हाथ पकड़ती हैं। तभी वहाँ एक तेज रोशनी होती है और दूसरी दुनिया का द्वार खुल जाता है। अब ये सभी लोग उसके जरिए फिर से दूसरी दुनिया में दाखिल हो जाती हैं। गायब होकर ये सब देख रहा माइकल भी उस द्वार के जरिए उनके पीछे जाता है। वो राजकुमारियाँ आगे जाकर एक नाव में बैठ जाती हैं। वो नाव एक बर्फ की नदी में आगे बढ़ती है। गायब होकर किनारे खड़ा माइकल ये सब बड़ी ही हैरानी से देख रहा होता है। तभी गड़गड़ाहट होती है और जब माइकल की नींद खुलती है तो फिर से सुबह अपने बिस्तर पर होता है। अब फ्रेड फिर से उसके पास आकर पूछता है कि क्या तुम्हें कुछ पता चला? माइकल कहता है नहीं। वहीं अमांडा अपनी बहनों से कहती है कि हमें किसी न किसी तरह उसे बचाना होगा। तो उसकी बहनें कहती हैं क्यों ना हम हमेशा के लिए अपने राजकुमारों के पास ही रुक जाएं क्योंकि हम वैसे भी उनसे प्यार करती हैं। तो अमांडा कहती है पर वो 11 हैं और हम 12। वो 11 राजकुमार तुम लोगों से प्यार करते हैं पर मैं तो वहाँ भी अकेली होती हूँ। अगले सीन में राजा फिर से माइकल के पास जाता है जहाँ वो पर्दे के झूले पर लेटा होता है। राजा उससे कहता है मैंने तुम्हारे जैसा बेफिक्र रहने वाला इंसान आज तक नहीं देखा। तुम्हें इस बात का जरा भी डर नहीं है कि कुछ दिन में तुम्हें फांसी दे दी जाएगी? तो माइकल कहता है महाराज, अगर जीते जी भी मौत से डरूंगा तो जीने और मरने में फर्क क्या रह जाएगा? वहीं किले में कसाई फांसी का मंच बनाकर तैयार कर देता है। रात में अमांडा भारी मन से माइकल को नींद वाली शराब पीने को देती है और हर बार की तरह इस बार भी माइकल शराब फेंककर सोने का नाटक करने लगता है। अमांडा को उससे प्यार हो गया था पर वो इस बात से दुखी थी कि अगर माइकल उनका राज राजा को नहीं बता पाया तो उसे फिर से फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। इसके बाद वो अपनी बहनों के साथ फिर से दूसरी दुनिया में दाखिल हो जाती है। माइकल भी गायब होकर उनके पीछे जाता है। इस बार वो भी उनके साथ नाव में बैठकर नदी पार करता है। वो नाव एक ऐसी जगह पहुंचती है जहां 11 राजकुमार उन राजकुमारियों का इंतजार कर रहे होते हैं। अब 11 राजकुमारियां उनके साथ डांस करने लगती हैं, जबकि अमांडा अकेली खड़ी ये सब देख रही होती है। उसे ऐसे अकेले देखकर गायब माइकल अमांडा को भी डांस कराने लगता है पर अमांडा और बाकियों को ये नहीं पता चल पाता कि अमांडा के साथ कौन नाच रहा है। फिर कुछ देर बाद गड़गड़ाहट होती है और जब इनकी आँख खुलती है तो ये सभी राजा के सामने होते हैं। माइकल भी वहाँ मौजूद होता है। राजा माइकल से पूछता है कि क्या तुम्हें मेरी बेटियों का राज पता चला? तो माइकल कहता है नहीं। इस पर राजा जल्लाद से माइकल को फांसी देने को कहता है। अब जब जल्लाद माइकल के गले में फंदा डाल रहा होता है तो अमांडा और बाकी राजकुमारियां काफी दुखी हो जाती हैं। ये देखकर माइकल राजा से कहता है मैं आपकी बेटियों का राज जान गया हूँ पर मैं अगर आपको वो बता दूंगा तो उससे आपकी बेटियां दुखी हो जाएंगी। ये सुनकर राजा उससे कहता है कि क्या प्रमाण
है तुम्हारे पास। तो माइकल उन्हें उस दुनिया की लाई हुई पेड़ की टहनी दिखाता है। वो देखकर राजा समझ जाते हैं कि ये टहनी मायावी दुनिया की है। तो अब राजा कहता है शर्त के मुताबिक इससे हमारी बेटियों का राज पता चल गया है, इसलिए मैं इसको नया राजा घोषित करता हूँ और इसी से मेरी बेटी अमांडा की शादी भी करूंगा। ये सुनकर फ्रेड बौखला जाता है और राजा से कहता है कि इसको जो भी राज पता चला है वो तो इसने बताया ही नहीं। तो राजा कहते हैं शर्त ये थी कि राज को सिर्फ पता करना था, न कि हमें बताना। अब तक अमांडा और माइकल दोनों को एक दूसरे से प्यार हो चुका होता है, इसलिए वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। उनके ऐसा करते ही श्राप टूट जाता है और बाकी के 11 राजकुमार भी मायावी दुनिया से बाहर आकर राजकुमारियों से मिल जाते हैं। दरअसल उन 11 राजकुमार और राजकुमारियों ने एक बार उस बुढ़िया का मजाक बनाया था, इसलिए उसके श्राप की वजह से वो राजकुमार मायावी दुनिया में फंस गए थे। बुढ़िया ने शर्त रखी थी कि अगर कोई निस्वार्थ भाव से इन राजकुमारियों का राज खोले बिना इनकी मदद करेगा और इनमें से किसी एक को उससे प्यार भी हो जाएगा तो उनके आपस में किस करते ही मायावी दुनिया का श्राप टूट जाएगा। इसके बाद सभी राजकुमार और राजकुमारियों की शादी हो जाती है और माइकल नया राजा